गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ना होती तो हम सोचते हमारा पॉसिबल ही नहीं होता इस दुनिया में रहना। खाना जो हम खाते हैं वो भी केमिस्ट्री की देन है, ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये भी केमिस्ट्री की देन है, बीमार पड़ जाते हैं दवाइयाँ जो चल रही है वो सब केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री से जीवन संभव नहीं है और उसी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं हम आज। और टॉपिक में आज हमें क्या कवर करना है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। कोलिजन थ्योरी जो कल हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ भाग हमने पढ़ लिया है और कुछ भाग अब रह गया है और इसको चैप्टर के लास्ट में रखा गया है। और इसमें दो फैक्टर्स को हम बात करेंगे, एंड करेंगे, एनर्जी फैक्टर और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लोज वेसल, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो लागू करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ये विषय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। अब हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक के अंदर कोलिजन थ्योरी पढ़ाई जा रही है और आपको शायद याद होगा कि मैंने एक लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते और उसका क्यों नहीं बना पाते, उसका जो बिग क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क, ये आपको समझाया गया था। और उसका जो एग्जाम्पल है मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारी अपनी लाइफ से। जैसा कि आज हम जानते हैं 10वीं का रिज़ल्ट आया है, तो 10वीं के जितने भी बच्चे मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और +1 के वो लेक्चर देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे गॉड से और चाहता हूँ कि उनका जो भविष्य है बहुत ही सुनहरा बन जाए। अब इसमें भी आप देखें कितने लाखों बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन सभी क्या पास हो गए? नहीं। पास कौन से हुए? जिनकी इफेक्टिव पढ़ाई थी। तो इसको भी हम इसी तरीके से लेते हैं कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके जो कोलिजन्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव होने चाहिए। अगर तो वो इफेक्टिव कोलिजन करता है तो क्या है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब इफेक्ट, आप कहोगे सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या जी? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब कि भाई रिएक्टेंट के पास कम से कम ऊर्जा होनी आवश्यक है और वो कम से कम ऊर्जा कौन सी होती है? दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसे ही पेपरों में पास होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रखा हुआ है? 33 नंबर। 33 आएंगे 100 में से तो पास हो माने जाओगे। 33 से जरा सा भी कम रह गया तो आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास नहीं है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं। उसके बाद भी अब देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के पास, अब मैं ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ मैथ्स के हिसाब से, अब और तुम्हें डिटेल में समझ आ जाएगा। जो बात मैं आगे इन टॉपिक्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसको पहले समझाना जरूरी है। तो क्या देखें आप, 100 बच्चे हैं हमारे, 100 में से हमारे 60 बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन जब मैं स्टडी करता हूं कि 80 बच्चों का तो ठीक था हिसाब, ये
60 ही क्यों पास हुए? ये 20 बच्चे ये कहाँ रह गए? ये क्या कारण बना? तो अब इन 80 के पास मुझे पता था थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हर टीचर को अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि वो बच्चा कितना कैपेबल है। टीचर जज कर लेता है उसको। तो अगर 100 बच्चे आपके ग्रुप में हैं तो वो 100 में से जज कर लेगा कि भाई कितने पास होने वाले हैं, और पास होने वालों का मतलब उसके पास इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है। लेकिन जब एनालिसिस की गई, जब रिजल्ट आया, तो उसमें से सिर्फ 60 ही बच्चे पास हुए, ये 20 क्यों रह गए? तो अब इसका कारण पता लगाया गया। तो इसका कारण पता लगाया गया तो क्या पता लगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थी, तैयारी तो कर रहे थे ये बच्चे, लेकिन इनका जो तैयारी करने का ढंग था वो प्रॉपर नहीं था, नॉट प्रॉपर। जो टीचर आपको क्वेश्चन बोलता है इंपॉर्टेंट, उसको तो वो देखते ही नहीं थे, वो टॉपिक वाइज टॉपिक करते चले गए। एंड ऑफ द पेपर में क्या हुआ? जाके कंफ्यूज हो गए, और इसी कारण से वो परिणाम में क्या रह गए? फेल हो गए। तो अब आपको समझ आ रहा है कि आपके अंदर एक लेवल का पोटेंशियल तो होना जरूरी है, तभी आप एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर प्रमोट होंगे। उसके साथ आप जब तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, फिजिक्स की कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, मैथ्स की कर रहे हैं, बायो की कर रहे हैं, इंग्लिश की कर रहे हैं, हिंदी की कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज लिया हुआ है, तो आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तुम कहोगे सर प्रॉपर कैसे जी, मैं तो पढ़ता हूँ 3 घंटे डेली, और जैसे बीत गया तो कहता है मैं तो 3 घंटे सर डेली पढ़ता था, 3 के 4 भी हो जाते थे, 5 भी हो जाते थे, कई कई रातें से सोता भी नहीं था, लेकिन सर मैं फिर भी फेल हो गया। तो उसका कारण टीचर ने पता लगाया कि ले आ भाई अपनी कॉपी, चेक करता हूँ तूने क्या पढ़ाई करी। तो जब वो कॉपियाँ लेके आया टीचर के बाद, तो टीचर ने देखा कि भाई वो तो ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहा था जो पेपर में आने वाले ही नहीं थे। उन टॉपिक्स पे उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जिनके ऊपर टीचर ने बोला था 100% आएंगे। तो उसकी क्या रही गलती? उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, एनालिसिस कर लिया। ऐसे ही 100, अब हम इसको अपने केमिकल रिएक्शन पे लौटते हैं। अब आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन में भी यही कहानी है, 100 में से 60 रिएक्टेंट बना रहे हैं। जब एनालिसिस करी जाती है, एनर्जी निकाली जाती है, देखते हैं 80 के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। फिर ये 20 पीछे क्यों छूट गए? 20 इसलिए पीछे छूट गए जब कोलिजन का टाइम आया। कोलिजन, जब ये कोलिजन करे तो उस टाइम इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये फैक्टर नया निकल कर आया कोलिजन थ्योरी से। क्या बच्चों? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रोडक्ट को बनने के लिए 2 बातें चाहिए। क्या क्या? एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एनर्जी फैक्टर। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। जब कोलिजन होगी, भिड़ेंगे रिएक्टेंट्स, तब उनका प्रॉपर कोलिजन होना, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत कंपल्सरी है। अगर कोलिजन के टाइम उन दाएं बाएं हो गए तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब आपको पूरा टॉपिक पहला वाला बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हमें सिर्फ इसको प्रेजेंटेशन करनी है कि इसको समझाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अब मैं इस टॉपिक को लिखने लग रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ, तो आपको अब ये टॉपिक समझ आ गया। एक बार नहीं आता है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लें, तो अब 100% आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा।
कोलिजन थ्योरी हमें कहती है, क्या कहती है? ये कहती है कि अपने पास क्या होना चाहिए? एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, जिसको हमने बोला था थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो थोड़ी बहुत कमी पूरी करनी पड़ती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। बाहरी मदद दे देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को पूरा करने। तो ये पूरा कवर हो गया। दूसरा फैक्टर है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर, या और सिर्फ लिखेंगे बेटा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो अब ओरिएंटेशन फैक्टर को समझना है हमें कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन the reactant molecules must have proper orientation, then only the reactant चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, तभी रिएक्टेंट्स किस में तब्दील होंगे? प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील होंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और आपके माइंड के अंदर चुटकियों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि सर ये क्या पढ़ाया था, और अपने आप बताने शुरू कर दोगे हमें सर समझ आ गया। बिल्कुल, और यही मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल समझ आ जाए। न्यूमेरिकल्स की मैं बात बार बार समझा रहा हूँ, एक बात बीच में से समझा देता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है उसको बार बार करें, आप रिपीट करें उसको, ठीक है? कई बार मेरे से भी कैलकुलेशन, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट वेरी परफेक्ट। परफेक्ट बन जाता तो मैं भगवान बन जाता, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो परफेक्ट तभी होंगे जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो परफेक्ट नहीं हूँ मैं, तो कई बारी मेरी कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो उन कैलकुलेशंस को आप करें। न्यूमेरिकल का सिर्फ प्रोसीजर बताया जाता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, चाहे वो मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो मैं नीट के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि नीट के में भी बात आ रही है कि कहीं पर बीच में नहीं समझ आ रहा है हमें, न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, और वो लेवल जो न्यूमेरिकल्स का है वो स्ट्रॉन्ग लेवल का है, डिफ़िकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें भी आपको कैलकुलेशंस पे बार बार फोकस करना है, ठीक है? मेरे से भी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे से भी कैलकुलेशन गलत हो जाती है कई बारी। तो कई बारी लॉग देखने में गलती हो जाती है, कई बारी वैल्यू देखने में, लिखने में, पुट करने में गलती हो जाती है। तो प्रोसीजर बताया जाता है आपको, गिवन दैट पता होना चाहिए। मैं बीच में ये सॉरी डिस्टर्ब लग रहा होगा आपको, मैं वैसे बताने लग रहा हूँ, अभी इसको कंटिन्यू करूँगा, वैसे बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल की बात आ गई, आज न्यूमेरिकल्स भी मुझे कराने हैं। तो गिवन दैट पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूज़ पता होना चाहिए, और उसके बाद आता है स्टेप कैलकुलेशन। मैंने ये अपनी वीडियो में बताया हुआ है, 4 स्टेप में कैलकुलेशन होता है। गिवन दैट पता लिखना, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ लिखना, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद रिजल्ट्स। तो अगर आप 4 स्टेप्स को बांटकर ध्यान से करते हैं, तो अगर आंसर में 19-20 का फ़र्क आ भी जाता है तो आपके एग्जामिनर पूरे मार्क्स देता है। और स्टेप्स के नंबर है, गिवन दैट लिख दिया, आधे नंबर मिल गए, फॉर्मूला लिख दिया और आधे मिल गए, कैलकुलेशन लगा दी मतलब पुट कर दी तो आधे नंबर और मिल गए, और रिजल्ट के आधे नंबर हैं। और रिजल्ट कभी भी एग्जामिनर जब देखता है कि सारी कैलकुलेशन बच्चे ने ठीक कर रखी है, अगर रिजल्ट में पॉइंटों में भी फ़र्क आ जाता है तो कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटता है। तो ये एक मैंने आपको जनरल बताया कि कैलकुलेशन को रिपीट करें, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब मैं जो टीचिंग है मेरी सब्जेक्टिव टीचिंग है, ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट की है मैंने बनानी, ठीक है? एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन इसीलिए कैलकुलेशंस और फास्ट हो जाएगी जब मैं मतलब 1-2 महीने बना दूंगा वीडियो, उसके बाद तो देखना मैं कैलकुलेशन मुझवानी टिप्स पे कर दिया करूँगा,
अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन आपके लिए भी मैंने यही एडवाइस किया कि भाई कैलकुलेशन को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स की तरह कैटलिस्ट डालना है, और कैटलिस्ट क्या है, रिपीट करना है। रिपीट करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अब चलो मैं अब इस टॉपिक पे आपके साथ फिर लौटता हूँ। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। अब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ऑर्गेनिक से है, एक एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक से है। जो तुम्हें समझ आ जाए, मतलब समझ तो दोनों आ जाएंगे, जो तुम्हें आसान लगे उसको लिख देना। ये मैं पहला रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3Br, हेलो अल्केन्स चैप्टर का है और ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, प्लस न्यूक्लियोफाइल OH, और ये आप जानते हैं इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, CH3OH प्लस Br नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड और ये OH न्यूक्लियोफाइल, ये बन गई मिथाइल अल्कोहल। अब इसका जब मैकेनिज्म पढ़ा गया तो इसने देखा कि ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड का यूनिट है। कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर होता है नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब पहले स्टेप में ये पहला रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसकी बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड देख रहे हैं आप, पीछे से यहां से अटैक कर रहा है, और आसानी से इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है, जिसके अंदर बताया है मैंने कि भाई OH आके जुड़ने की कोशिश कर रही है और ब्रोमीन यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, आधा आधा बढ़ गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट, और ये OH लग गया इसके साथ और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या बताया जा रहा है कि भाई कोलिजन के टाइम में न्यूक्लियोफाइल ने इस मॉलिक्यूल की बैक साइड से अटैक किया। कोलिजन कहां से की, कोलिजन फ्रॉम बैक, और इससे क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म। अब क्या हुआ, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है और ये भाई साहब हमारे न्यूक्लियोफाइल भाई साहब इसके फ्रंट साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट साइड। देख रहे हैं यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, आपस में क्या हो गया, भिड़ते हुए रिपल्शंस हो गई। इस कारण से यहां पर क्या हुआ, नो प्रोडक्ट फॉर्म। आया समझ, हाँ या ना? तो मुझे लगता है आवाज निकली होगी, सर आ गया, और यही मैं चाहता हूं। दोबारा बता देता हूं, कोलिजन फ्रॉम फ्रंट साइड, आगे के हिस्से से कोलिजन करने की कोशिश कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल। खुद के ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या पड़ गया, पंगा। कौन सा पंगा, रिपल्शन का पंगा। हो गया क्लियर, समझ आ गया? अब ये तो था हमारा ऑर्गेनिक से रिएक्शन, और ये एग्जाम्पल भी उन बच्चों को समझ आ गया होगा जिन्हें मैंने, क्योंकि एक यूनिट ऑलरेडी ऑर्गेनिक की पढ़ा चुका हूँ। जो वीडियो नया देखने लग रहे हैं, नया चैनल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है, वो हेलो अल्केन्स वाला जो फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, उसमें से जाकर ये चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो उनके लगभग 5 यूनिट मेरे चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के कंप्लीट होने वाले हैं। आज ये
शायद लास्ट लेक्चर होगा। ज़्यादा ही बड़ी वीडियो होगी तो मैं बीच में रोक दूंगा, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रेशन, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ी सी बर्डन सा लगने लग जाता है। उसका भी मैंने हल दिया है कि आप एक बार थोड़ा सा आधा देख लें, आधा थोड़ी देर के और रिलैक्स होकर देख लें। तो इसमें कोई कंपल्शन तो है नहीं कि भाई पूरा देखना है, हमें पूरी पिक्चर देखनी है 3 घंटे की, तो आप हाफ पार्ट पहले देख लें, हाफ पार्ट बाद में देख लें। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जरा देखेंगे मेरे साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जाम्पल है, रिएक्शन है हमारा। क्या रिएक्शन है अभी लिखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इसमें ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब जब एट द टाइम ऑफ कोलिजन हो रही है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आमने सामने भिड़ रहे हैं, और जब ये भिड़ेंगे तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कंबाइन कर जाएगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, बन जाएगा। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। इसको आप क्या कहोगे भाई, इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में ये अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और जब कोलिजन का टाइम आया, कोलिजन के टाइम के सामने नाइट्रोजन के सामने क्या आ गई, ऑक्सीजन। देख रहे हैं? तो इस केस में अब ये नो प्रोडक्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की लैकनेस है, कमी है। इस कारण से ये आपस में भिड़ने के बाद भी, कोलिजन करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा। तो ये था हमारा सेकेंड फैक्टर जो आपको मैंने समझा दिया। क्या था बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो होप आपको आज का ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए बहुत से बहुत कमेंट्स। जो भी वीडियो देख रहा है वो कम से कम कमेंट्स तो करें। वो तो कहते हैं भाई कमेंट तो बनता है मेरा हक, और तो मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि भाई कमेंट ज़रूर करें कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब ये करने के बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। भाई कोलिजन थ्योरी ने, बेचारे ने, हमारे 2 साइंटिस्ट मैक्स और विलियम ने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी बातें बताई है जो हमें पता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कमी रहेगी बेचारों की। क्या कमी रहेगी? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स most of the chemical reactions, but it fails to explain some of the chemical reactions। जैसा मैंने अभी बताया कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मुझसे भी गलती हो जाती है, ह्यूमन हूँ मैं, ठीक है, भगवान नहीं हूँ, तो मुझसे भी गलती हो जाती है। ऐसे ही बेचारे इन दोनों साइंटिस्टों ने, मैक्स और हमारे विलियम लुइस ने, इन्होंने भी पूरी कोशिश करी ठीक ठाक बताने की, लेकिन फिर भी कोई गलती हुई। गलती क्या हो गई वो बताएंगे। कहता है दे कंसिडर द एटम्स टू बी
हार्ड स्फीयर, बताया था मैंने इसकी थ्योरी के अंदर कि उन्होंने हार्ड स्फीयर मान लिए थे। दे डू नॉट कंसिडर द ज्योमेट्री oblique shape of the molecules. Hence, it fails to explain few chemical reactions. मतलब 98% रिजल्ट उनके ठीक आए, 2% फेल हो गए। और उसकी वजह जब ढूंढी गई, वो ढूंढ के क्या निकाली गई कि भाई इन्होंने तो सभी को हार्ड स्फीयर मान लिया था। अब मॉलिक्यूल के सभी के आप जानते हैं, पढ़े हैं आपने केमिकल बॉन्डिंग के, किसी का एंगुलर मोमेंट, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, किसी के टेट्राहेड्रल होता है, किसी का बाइपिरामिडल होता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सभी को हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो गेंद जैसा है। तो ये इसकी गलती रही और ये है हमारी लिमिटेशन। तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। नाउ विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लोज वेसल। ये भी आप देखेंगे बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल्स, अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल से हमारा पीछा छूटने वाला है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, क्लोज वेसल न्यूमेरिकल्स। इसमें आपको हिंट लिखा होगा, क्लोज वेसल लिखा होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि ये इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। देखें क्या है हमारे पास। द फॉलोइंग रिएक्शन was studied in closed vessel। मैंने जैसा बताया कि इसमें लिखा होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गिव्स यू, पता ही है रिएक्शन कराया हुआ है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इट was found to be the concentration of NO2 increases by, प्रोडक्ट है बढ़ रहा है, increases by 2 × 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर इन टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। अब इसमें निकालना क्या क्या है, 2 बातें निकालनी हैं। देखो पहला ऊपर ही लिख रहा हूँ, कई बार नीचे क्लियरिटी नहीं रहती है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो ये 2 बातें अपने को निकालनी है। तो अब मैं आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूँगा, तो अब मेरे साथ आप न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करेंगे। तो ये सबसे पहली लाइन मैंने इसकी वेसल में लीड की। हमें न्यूमेरिकल्स को करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर गिवन दैट लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके आधे नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर से आपने इसको लिख देना है, देख कर ही लिखना है, कुछ इसमें काम नहीं है। इसके बाद कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी, NO2 ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, कितनी दे रखी है भाई, 2 × 10 की पावर -2 यूनिट्स के साथ मोल्स पर लीटर। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो ये मैंने सारा का सारा यहाँ से
क्वेश्चन पेपर में से ये बात लिख ली और इसको मैंने बाकी चीज़ को यहाँ से रब कर दिया। तो सबसे पहले आप देखें इस इक्वेशन को चेंज करें किस में, हमारे इस फैक्टर के साथ, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 1/4, आ गया समझ, 1/4 नंबर ऑफ मोल्स थे, डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। ओके है, बिल्कुल समझ आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो पहला आंसर आ जाएगा 1/4 2 × 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। 2 4 से काट दिया और 2 5 जा 10, तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ इसको। तो क्या आ गया बच्चों, 10⁻⁻3, ठीक, सॉरी 10⁻⁻2, ये 2 इससे कट गया, 2 5 2 10 डिवाइड बाई 10 और मोल्स पर लीटर सेकंड को भी ऊपर ले गया। अब 10 की पावर आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर क्या है माइनस प्लस है और ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा आंसर भाई, 10 की पावर, व्हाट इज दिस इज 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ओके हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब इसका जो सेकेंड फैक्टर निकाल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालना है। N2O5 और इसका इक्वेशन बनानी पड़ेगी अब आपको। ठीक है, अब जरा देखो कैसे बनाएंगे आप इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू +1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू dt। बताया मैंने, माइनस यहाँ से निकाल देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या आ गई 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ N2O5 1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, अब डिफरेंशिएशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू dt, 2 उधर चला गया, 2/4 डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू dt। और ये हमारा कटने के बाद क्या रह गया, 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आपको फिर से वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन भी बता दूंगा, लेकिन अभी तो मैंने इस तरीके से पुट कर दी, तो मुझे अब ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू क्या है, 2 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 5 और मोल्स पर लीटर और नीचे हमारा सेकेंड। तो अब आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके है, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/5 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, समझ ही आ गया होगा। तो ये क्या है 1/5 है, तो 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02। तो क्या आ गया बच्चों 0.2 × 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो 2 × 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर। अब मैं आपको बता रहा था कि
ये यहीं पर ही सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। कैसे आप कहोगे सर कैसे जी, ये वैल्यू आपके पास आई हुई है, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पर ही स्टेप खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप इसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, 1/2 N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू dt, इसलिए जितना मैं कहता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्टेप्स पता लगेंगे। ये वैल्यू कितनी आई है आपके पास 10⁻³ जो अभी हमने ऊपर निकाली हुई है, वो डायरेक्ट पुट कर दी, और अब ये डायरेक्ट ये आंसर आ गया, मैथमेटिकल है तो सीधा आंसर आ गया 2 × 10⁻³ देखो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये और ये आंसर देखो सेम है। इसमें तो हमारे को इतने स्टेप्स करने पड़े, इसमें हमें स्टेप नहीं करना पड़ा। तो ये इसीलिए मैंने अभी आपको अपने लेक्चर में बताया कि जब मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा था, अब बुक में तो इसी तरीके से स्टेप्स दिए हुए हैं तो मैंने तो आपको बुक के फॉर्मूले से कराया, लेकिन इसको जब मैं कर रहा था तो मेरे माइंड में आ गया था कि ये अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले आपको पूरी कैलकुलेशन से समझाई कि कई बच्चों को कई बार नहीं आता है समझ कि भाई ये कैसे पुट कर दिया, कई बार फिर क्योंकि आप ऑनलाइन तो देख रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो तो पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है उनको, तो इसलिए ये मैंने दोनों स्टेप से आपको करा दिया। तो ये स्टेप से भी आंसर आ जाता है, इससे भी आ जाता है। तो ये था पहला न्यूमेरिकल जो आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पेपर के अंदर जो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है, सिंपल सी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, और जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वही आज एंड लेक्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग लेक्चर के जितने भी पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पर यूज़ करें। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा और बढ़िया समझ आया होगा। तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इसको करने के बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। कहता है एक केमिकल रिएक्शन, साथ साथ लिख लें बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या दिया है इसने, 2A चेंजेस इनटू 4B + C अकर्स इन ए, देखें वही बात लिख दी, क्लोज वेसल। तो ये अपने आप आपको हिंट मिल जाएगा कि ये क्लोज वेसल के न्यूमेरिकल्स हैं, तो दूसरे फॉर्मूलेस यूज़ नहीं करने हैं। आगे कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय कितने से 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर इन 10 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 10। इसमें भी दो बातें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट नंबर 1 फर्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब बनता है, अपीयरेंस ऑफ बी, बी की अपीयरेंस की रेट निकालनी है। सेकंड निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये दो बातें हमने हल करनी है। तो अब आप ये न्यूमेरिकल मेरे साथ देखेंगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग है मैंने बताया है, आपकी नज़र इस पे जानी चाहिए। क्या है, 2A गिव्स यू 4B + C। इसके बाद मोलर कंसंट्रेशन B की दी हुई है 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर। टाइम T दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें, क्योंकि B का निकालना है सबसे पहले, अपीयरेंस ऑफ B। इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू इस इक्वेशन से +1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ dB by dt। ओके, अब यहीं पर ही वैल्यू पुट कर दें, 1/4 इंटू क्या है 5 × 10⁻³ यूनिट साथ साथ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आपने कैलकुलेट करनी है। स्पेस बना रहा हूँ मैं आपकी कैलकुलेशंस के लिए। क्या कैलकुलेशंस है बच्चों, यहाँ पर आ गया, ये देखें 5/4
ठीक है, ये 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। 5 को 4 के पहाड़े पे काटना है, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ठीक आ रहा है, 0.2, ठीक है, और 1.25। तो क्या आ गया बच्चों, 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज़ योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमने पहला आंसर निकाल दिया। अब पूछा गया है, मैंने रब कर दिया था, क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, इन दोनों का रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब इसमें पहले की तरह फॉर्मूला नहीं पुट करूँगा, डायरेक्ट पुट करके टाइम को सेव करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि अब मैं सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करूँगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर होता है -1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 प्लस का dB बाई dt। ओके है, बिल्कुल समझ आ चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, ये निकाली हुई है आपने, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 पॉजिटिव का डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या है, 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और डी ए बाई डी टी निकालनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। तो ये 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ए बाई डी टी। तो जितने न्यूमेरिकल्स हम करते जाएंगे उतना हमें अच्छा समझ आता जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो आप न्यूमेरिकल्स में यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, 1.2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस प्रश्न पे नहीं आया होगा, और बहुत ही क्लियर समझ आया होगा, क्रिस्टल क्लियर की तरह। ठीक है, पहले में हमने उसको दो सेक्शंस में किया था, इसमें हमने आपको मैंने क्योंकि समझ आ गया कि भाई डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, आंसर तो निकल ही जाएगा। मैथ्स का यही फार्मूला होता है कि फॉर्मूला ठीक होना चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर सही निकलेगा। तो ये इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में बीच में आपको बताया था रोककर कि भाई प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। इसका लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, एक्सप्रेस द रिलेशन बनानी है अपने को, रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ disappearance of oxygen in the following reactions। अब क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हमें दो के बीच में रिलेशन बनानी है, वाटर की प्रोडक्शन पे, वाटर पे गोल कर दिया, और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस किसकी, ऑक्सीजन। तो वाटर और इन दोनों के बीच में रिलेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, जैसा समझाया जाता है उसी बात को फॉलो करना है। अभी मैंने बताया है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगी पेपर में तो आप कामयाब नहीं होंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने इक्वेशन उतारनी है, हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब क्लियर बता रहे हैं, इसका और इसका रिलेशन बनाना है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, रिलेशनशिप बनानी है बस। तो अब आप देखेंगे कैसे रिलेशन बनाऊंगा। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सवाल। रेट ऑफ द
रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/1, ठीक है, एक ही मोल है, 1/1 1 ही होता है, पता है मुझे भी। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इक्वल टू +1/2 क्योंकि प्रोडक्ट है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन बन चुका है हमारा। और अब मैं अपने ये रिलेशन पता लग गया, माइनस मैंने ओमिट कर दिया, रिलेशनशिप पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को इधर लेके आना है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, 1/2 प्रोडक्शन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूछा जा रहा है इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू dt। आया समझ, क्लियर हो गया? बस अब इसको थ्योरेटिकली लिख देंगे। रिलेशन बन चुका है, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसको जैसा पूछा गया है रिलेशनशिप में लिखना है, तो इसको क्या लिखा है, रेट देख के ही लिखना है। क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर, अपने आप लिखने की कोशिश करें, कई बार गलती हो जाती है, इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ये है ना, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका रिलेशन बन गया, हैंस प्रूव। तो ये था रिलेशन जो पूछा गया था न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। तो ये था हमारा क्लोज वेसल के आज के न्यूमेरिकल्स। लास्ट सेक्शन जो रह गया वो था हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इस चैप्टर के कुछ अलग से न्यूमेरिकल्स हैं, उसका वीडियो कल हम बनाएंगे लास्ट में, और उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कल ख़त्म हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, और आज आपसे एक्सपेक्ट ये करूँगा कि जो भी बच्चा देखता है वो कमेंट्स ज़रूर करें बेटा, कि आपको मेरी जो वीडियो है कैसी लग रही है। जैसा भी बुरा लगता है तो बुरा लिख देना कि भाई हाँ बुरी लगती है सर आपकी वीडियो, हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बताया कि आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। हो सकता है किसी को मेरा अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। अब YouTube के माध्यम से तो आप वास्ट एरिया है, वास्ट एरिया में देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती होगी, ठीक है। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशंस आपकी इंग्लिश के अंदर है, तो क्योंकि हिंदी में समझाना पड़ता है, मीडियम हमारा हिंदी चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।